हेलो विद्यार्थियों। आज हम कोशिका झिल्ली के बारे में स्टडी करेंगे। कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर का आवरण होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन या इसे कहा जा सकता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य झिल्ली, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन को संयुक्त रूप से लाइपोप्रोटीन बोला जाता है। कोशिका झिल्ली में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। अलग अलग कोशिकाओं की झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भी अलग अलग होता है। मनुष्य के आरबीसी की कोशिका झिल्ली का कंपोजिशन इस प्रकार से है। इसमें प्रोटीन 52% और लिपिड 40% होती है। प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली की संरचना लगभग सेम होती है। अब हम कोशिका झिल्ली की संरचना को समझेंगे। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए कई मॉडल दिए गए हैं, जैसे सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल जो डैनियल एंड डाउसन ने दिया था 1935 में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। और तरल कृमीय नमूना यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था सिंगर व निकोलसन ने 1972 में। इसके अलावा और भी मॉडल दिए गए थे। सर्वाधिक जो मान्य मॉडल है वो यह है तरल कृमीय नमूना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और एनसीईआरटी बुक में इसी मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस मॉडल को अपन समझेंगे। तरल कृमीय नमूना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। वर्तमान में व्यापक रूप से मान्य है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में प्रोटीन अर्ध तरल फॉस्फोलिपिड द्विस्तर में मोज़ेक रूप में यानी टुकड़ों के रूप में बिखरी हुई होती है। यानी कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड अणुओं की दो परतें होती है जो अर्ध तरल यानी क्वासी फ्लूइड प्रकृति की होती है, और उसमें टुकड़ों के रूप में प्रोटीन बिखरी हुई होती है। कोशिका झिल्ली में लिपिड प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है ये हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग कोशिका झिल्ली की संरचना इस प्रकार से है। कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड नामक लिपिड पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड अणु इस प्रकार से होता है। इसमें एक तो होता है सिर और दो होती है पूंछ। पूंछ बनी होती है वसी अम्लों की। सिर होता है ध्रुवीय और जल रागी। पूंछ होती है अध्रुवीय और जल विरागी। सिर होता है कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर और पूंछ होती है कोशिका झिल्ली के भीतर की ओर। तो इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड अणु होते हैं। फॉस्फोलिपिड के अणु कोशिका झिल्ली में दो परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। दोनों परतों को संयुक्त रूप से फॉस्फोलिपिड द्विस्तर कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं फॉस्फोलिपिड अणुओं की एक प्रति हो गई, दूसरी प्रति हो गई। फॉस्फोलिपिड द्विस्तर की प्रकृति होती है अर्ध तरलीय यानी क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है ये। और इस अर्ध तरल फॉस्फोलिपिड द्विस्तर में प्रोटीन के अणु मोज़ेक पैटर्न में पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड द्विस्तर के अर्ध तरल प्रकृति होने की वजह से प्रोटीन के अणु इसमें पार्श्व गति करते हैं, यानी इस प्रकार से पार्श्व गति कर सकते हैं। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कई कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि कोशिका वृद्धि, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण, यानी दो कोशिकाओं के बीच का जो कनेक्शन है उन्हें कहा जाता है अंतर कोशिकीय संयोजन। स्त्रावण, एंडोसाइटोसिस, कोशिका विभाजन। तो इन कार्यों की दृष्टि से ये कोशिका झिल्ली की तरलीय प्रकृति इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस फॉस्फोलिपिड द्विस्तर में जगह जगह पर कोलेस्ट्रॉल के कण धसे होते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के कण हो गए। और यह फॉस्फोलिपिड के कंपेयर में दृढ़ होते हैं, तो कोशिका झिल्ली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
यहीं पर अगर अपन बात करें प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली की, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, उसकी जगह होता है होपेनोइड्स, जो कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है। अब अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाली प्रोटीन को कोशिका झिल्ली से सेपरेट करने के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गई परिधीय प्रोटीन, दूसरी हो गई अंतर्वेशी प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन तो वो होती है जो कोशिका झिल्ली की सतह पर पाई जाती है और इन्हें कोशिका झिल्ली से इजीली सेपरेट किया जा सकता है, जबकि अंतर्वेशी प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कोशिका झिल्ली में या तो पूर्ण रूप से धसी हुई होती है या आंशिक रूप से धसी हुई होती है। इन्हें कोशिका झिल्ली से सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लिपिड और प्रोटीन के अलावा कोशिका झिल्ली में शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये हो गए शुगर मॉलिक्यूल, शर्करा के अणु। यह शर्करा अणु प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, यह शर्करा अणु लिपिड से जुड़ा हुआ है। तो जो लिपिड से जुड़ा है वो शर्करा अणु कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड, और जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है उसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रकार हमने कोशिका झिल्ली की संरचना को पढ़ लिया। अब हम कोशिका झिल्ली के कुछ कार्य पढ़ेंगे। अब हम कोशिका झिल्ली के कार्य पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। परिवहन को अपन इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। परिवहन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली से होकर पदार्थों का गति करना। परिवहन दो प्रकार का होता है, निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन का मतलब होता है पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, जिसमें ऊर्जा यानी एटीपी खर्च न हो। सक्रिय परिवहन का मतलब होता है पदार्थ के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, जिसमें ऊर्जा यानी एटीपी का खर्चा होता है। सबसे पहले अपन निष्क्रिय परिवहन को पढ़ेंगे। निष्क्रिय परिवहन तीन प्रकार का होता है, विसरण, प्रासरण और सुसाध्य विसरण। सबसे पहले अपन विसरण के बारे में पढ़ेंगे। विसरण का मतलब हो गया उदासीन विलेय पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली से होकर गति करना। यहाँ पर जो गति होगी वो हो जाएगी फॉस्फोलिपिड द्विस्तर से होकर के। उदासीन विलेय जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गई। प्रासन का मतलब हो गया जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली से होकर गति करना कहलाता है प्रासरण। और यहाँ पर जल की गति के लिए चैनल बने हुए होते हैं। चैनल का मतलब हो गया जैसे कोशिका झिल्ली में कुछ प्रोटीन होती है जो कोशिका झिल्ली की पूरी लंबाई में फैली होती है, इन्हें कहा जाता है टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन के बीच में जो मार्ग होता है उसे कहा जाता है चैनल। तो जल के लिए यहाँ पे चैनल बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे चैनल से होकर के जल गति करेगा, तो ये जो गति है वो कहलाती है प्रासन। ऐसे बोल सकते हो कोशिका झिल्ली से होकर जल के अणुओं का विसरण होना कहलाता है प्रासरण। तीसरा प्रकार है सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण का मतलब हो गया कि ध्रुवीय अणु अगर फॉस्फोलिपिड द्विस्तर से होकर के जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फॉस्फोलिपिड द्विस्तर जो है वो अंदर की साइड में अध्रुवीय होता है। तो ये अध्रुवीय भाग ध्रुवीय अणुओं को जाने नहीं देता है। तो ये कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली में कुछ प्रोटीन होती है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन है, जिन्हें कहा जाता है वाहक प्रोटीन। ये वाहक प्रोटीन इन ध्रुवीय अणुओं को कोशिका झिल्ली में एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो इस गति को कहा जाता है सुसाध्य विसरण, यानी कि ध्रुवीय अणु वाहक प्रोटीन की हेल्प से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर
कोशिका झिल्ली से होकर के गति कर रहे हैं तो यह गति कहलाएगी सुसाध्य विसरण। सक्रिय परिवहन का मतलब होता है पदार्थ के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना जिसमें ऊर्जा एटीपी खर्च हो। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, कोशिका झिल्ली में एक वाहक प्रोटीन होती है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी ऊर्जा को काम में लेकर के 3 सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर और 2 पोटेशियम आयनों को कोशिका के भीतर की ओर गति करवाता है। तो यहाँ पे ऊर्जा खर्च हो रही है तो यह गति कहलाएगी सक्रिय परिवहन। कोशिका झिल्ली का अगला कार्य है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है पदार्थों का कोशिका झिल्ली के माध्यम से पुटिका के रूप में अंतर्ग्रहण होना कहलाता है एंडोसाइटोसिस। जैसे मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली है और ये कोई पदार्थ है, इसका अंतर्ग्रहण कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी और ये पदार्थ आ जाएगा इस फोल्ड में, फिर ये फोल्ड पुटिका के रूप में कट के अलग हो जाएगा। इस प्रकार ये कोशिका झिल्ली वापस जुड़ जाएगी। तो इस अंतर्ग्रहण को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। अगर अंतर्ग्रहण होने वाला पदार्थ तरल है तब इसे कहा जाता है पिनोसाइटोसिस, और अगर अंतर्ग्रहण होने वाला पदार्थ ठोस है तब इसे बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। अगला कार्य है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब होता है कोशिका द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। जैसे मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली है और अंदर कोई पदार्थ है जो पुटिका के अंदर बंद है, तब कोशिका झिल्ली इसको बाहर कैसे निकालेगी? सबसे पहले ये पुटिका जा करके जुड़ जाएगी कोशिका झिल्ली से, फिर उसके बाद में ये जो झिल्लियां हैं यहाँ से ये डिजोल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से डिजोल्व होने से ये पदार्थ आ जाएगा बाहर। तो ये पदार्थ का बाहर आना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का रचक नहीं है? फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल ये भी पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड ये भी पाई जाती है, प्रोलीन ये नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रोलीन। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीनों की, जो कार्बोहाइड्रेट की बनी एक द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। गलत है, क्योंकि द्विपरत होती है फॉस्फोलिपिड अणुओं की। फॉस्फोलिपिडों की जो एक प्रोटीन द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं, तो यह भी गलत हो गया क्योंकि प्रोटीन द्विपरत होती नहीं है, फॉस्फोलिपिड द्विपरत होती है। प्रोटीनों की जो एक फॉस्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं, यह सही होगा। फॉस्फोलिपिड द्विस्तर में प्रोटीनें अंतः स्थापित होती है। कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। लिपिड्स एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, सही है। जिनके ध्रुवीय सिरे भीतरी भाग की ओर मुख किए होते हैं, ये गलत है, क्योंकि ध्रुवीय सिरे भीतरी भाग की ओर मुख किए नहीं होते, ये होते हैं बाहर की ओर मुख किए हुए। कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने रखा था, ये उत्तर सही होगा। तरल मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तरल किरणीय नमूना फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? सिंगर व निकोलसन। किस तरह के पदार्थ को कोशिका झिल्ली से गुजरने में कठिनाई होगी? लिपिड में घुलनशील पदार्थ, जल विरागी भाग वाला पदार्थ, जलरागी भाग वाला पदार्थ, जल विरागी और जलरागी भाग के अलावा सभी पदार्थ। इसका उत्तर हो जाएगा जल रागी यानी ध्रुवीय भाग वाला पदार्थ।